नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जा करके देखिएगा। और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जिसे हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। और बात करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है निम्न आकृति में त्रिभुज ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है निम्न प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, इनके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हम ये ज्ञात करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 15 को जानेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये जो क्लास है एक बहुत ही शानदार सी क्लास रहने वाली है। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस क्लास में हमने रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ परीक्षा में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी हमने विश्लेषण किया है। इसी के साथ आ जाते हैं आज के प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस की अपडेट आपको मिल जाए। अब आ जाइए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल। बोला है यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में किसका परिणाम 1049 होगा। क्या ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों? हमें ज्ञात करना है ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें अगर हम ये गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग कर दें तो उत्तर हमारा 1049 आ जाए। तो अब हम विकल्प नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। बी का अर्थ गुणा है तो हम गुणा लिख देंगे। डी का अर्थ प्यारे दोस्तों क्या है, तो आप कहोगे माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, ए का अर्थ भाग है तो हम यहाँ पे भाग भी लिख देंगे। और सी का अर्थ प्लस है, ठीक है, सी का अर्थ क्या है, प्लस है, तो हम प्लस लिख देंगे। अब पहले वाले को ही सॉल्व करते हैं बोर्ड मास लगा करके। क्या लगाना है भैया? बोर्ड मास लगाना है, BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवाइड से शुरू करेंगे। यहाँ पर कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर 45 चौके 180 होता है और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 60। प्यारे साथियों, इसके साथ साथ में प्लस का 60 ये हो गया। और यहाँ पे 94 में 11 का गुणा होगा तो यहाँ पे आगे माइनस 11 चौके 44 की 4, 11 नवे 99 और 4 103, 1034 ये हो गया प्यारे दोस्तों। साथ ही माइनस का 45 है और प्लस का 60 है। अब देखिए, अगर हम इनको पीछे सॉल्व कर लें, अगर हम इसको इतना सा सॉल्व कर लें तो -45 और +60 में देखोगे तो प्लस का 15 बचेगा। क्या बचेगा भैया? प्लस का 15 बचेगा। और 1034 में अगर आप 15 जोड़ दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो कि इसका उत्तर 1049 है। क्या है भैया? 1049 है। अब देखो, पहले ही सवाल से पता चल गया कि यदि हम विकल्प नंबर 1 का प्रयोग कर दें और सही सही जो भी संक्रियाएं दे रखी हैं इनका प्रयोग कर लें तो हमारे विकल्प नंबर 1 के अनुसार इस सवाल का परिणाम जो होगा वो 1049 आ जाएगा। अब देखो, जब पहला ऑप्शन सही हो गया तो आगे के ऑप्शन तो कभी भी सही हो नहीं सकते हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से है, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बोला है जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, एक बात मेरी हमेशा आप लोग याद रखना। देखो, क्या याद रखना है, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। देखो, जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो जब जो भी वस्तु दर्पण के नज़दीक होगी, जैसे हमने कहा MN एक दर्पण है, अब इसके नज़दीक कौन है? 2, तो दर्पण के नज़दीक ही इसका आगे प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा भैया? प्रतिबिंब बनेगा। और 2 का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, तो ये सीधा दिखाई देने वाला 2 गलत हो जाएगा और नीचे की ओर दिखाई देने वाला 2 भी गलत हो जाएगा। अब ये 2 गलत हो गए। अब उस दर्पण के बाद में क्या है? 2 के बाद L है, तो L का प्रतिबिंब मेरे भैया कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब L का प्रतिबिंब अगर आप विकल्प नंबर 2 में देखें तो ये ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, जबकि हमारा तो नीचे बन रहा है, हम बना रहे हैं तो नीचे बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देने वाला भी गलत है। अब देखो, हमने 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गलत कर दिए, तो बचा हुआ पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बचा हुआ पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। M का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में B का प्रतिबिंब D के रूप में दिखाई देगा, 4 का कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और R हमारा इस प्रकार से। एज इट इज़ आपको ये प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न में कैलेंडर का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन।
क्वेश्चन में पूछा गया है 4 दिसंबर 2014 को गुरुवार था। सबसे पहले समझना है कौन सी डेट है। सर 4 दिसंबर की डेट दी गई है, सन दे रखा है 2014, दिन भी सर दे रखा है कौन सा मेरे भैया, गुरुवार दे रखा है। क्या दे रखा है, गुरुवार दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है तो आप कह सकते हो सर हमसे पूछा गया है 10 दिसंबर। क्या पूछा है, 10 दिसंबर, सन कौन सी, सर सन 2018 पूछी है। क्या पूछी है मेरे भैया, सन 2018 पूछी है, कौन सा दिन होगा। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक करने का बेसिक सा ट्रिक बताया था, या फॉर्मूला कुछ भी कह लो। अगर आप देखोगे सन में कितने का अंतर है, 14 से 18 तक जाने के लिए 4 प्लस करेंगे। क्या करेंगे सर, 4 प्लस करेंगे, 4 सन लगेंगे, 4 साल लगेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि एक साल में एक लीप वर्ष होता है, सॉरी एक साल में एक विषम दिन होता है। कैसे, एक साल में होने वाले दिन कितने, 365। भाग जब हमने इसमें लगाया तो इसका जो रिमाइंडर आया वो 1 आया, और ये रिमाइंडर 1 क्या है, ये एक विषम दिन है। ठीक है, याद रखेंगे। कैसे किया, 7 पंचे 35, 1 बचा 7 दूनी 14, फिर एक शेषफल। हमें भागफल से मतलब नहीं होता, यहाँ पे हमें शेषफल से मतलब होता। तो हमने कहा एक साल में एक विषम दिन, तो 4 साल में कितने सर, 4 विषम दिन। तो सीधा वही मैंने शॉर्ट ट्रिक करके यहाँ पे लिख दिया कि 2014 से लेकर के जब 18 पे जाएंगे तो हमारे 4 साल लगेंगे, तो 4 विषम दिन। अब दिसंबर में कहाँ तक जाना है, 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कितना दिन बढ़ रहा है। आप कहोगे सर 6 दिन बढ़ रहा है, 6 4 10 ही तो होता है, 6 दिन बढ़ रहा है। अब एक गलती ना कर देना, गलती क्या ना कर देना, इन सन का आपने तो गैप ले लिया, ठीक है, लेकिन इन सन के बीच में कोई लीप वर्ष तो नहीं आया, बस इतना सा देख लो। 14 से 18 के बीच में कोई लीप वर्ष तो नहीं है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, कौन सा लीप वर्ष है, सर 2014 नहीं है, 15 नहीं है, लेकिन 16 लीप वर्ष है। तो अगर 16 लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की रही होगी, 29 दिन की, और साधारण वर्ष में हम तो केवल 28 की जोड़े हैं, तो इस कारण से एक दिन ये और बढ़ जाएगा, ये एक दिन और बढ़ जाएगा। तो 1 प्लस का हम यहाँ भी कर लेंगे, सभी को जोड़ करके 7 से भाग लगा देंगे, जो भी उत्तर आएगा गुरुवार में जोड़ देंगे। देखिए आप देखिए 6 एक साथ कट गया, 4 रिमाइंडर बच रहा है, इस 4 को जोड़ दीजिए गुरुवार में, जो भी उत्तर आ रहा है। जैसे गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, तो आने वाले प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों सोमवार। क्या होगा भैया, सोमवार होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही बेहतरीन सा जवाब है सोमवार। देखो एक बार फिर से समझो, 4 दिसंबर 2014 गुरुवार दे रखा था भैया, उसके बाद 10 दिसंबर 2018 पूछा, सोमवार हमारा आया। लेकिन कैसे आया सर, हमने देखा 2014 से 18 पर जाने के लिए हमें 4 सालों की आवश्यकता पड़ी, एक साल में एक विषम दिन होता, तो 4 साल में 4 विषम दिन हो गए। उसी प्रकार जब हमने महीना मिलाया तो दिसंबर ही था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हमने तारीख मिलाई तो यहाँ पे हमारे 6 दिन बढ़ के आए, 4 से 10 तक जाने के लिए 6 दिन एक्स्ट्रा हुए, तो हमने 6 रखा। उसके बाद हमने बताया आपको कि 14 से 18 के बीच में एक लीप वर्ष भी आ रहा है जो कि 2016 है, तो उस लीप वर्ष का हमने 1 रखा। अब सभी को हमने रखा, उसके पास जोड़ करके 7 से भाग लगा दिया, रिमाइंडर 4 आया, दिए गए गुरुवार में 4 को जोड़ दिया, तो इस प्रकार से पता चला 10 दिसंबर 2018 का दिन सोमवार है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए प्यारे दोस्तों। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग से है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर बोला गया है एन, उसके बाद में जी, इसके बाद में क्या है पी, इसके बाद में क्या है जेड। एन जी पी जेड को लिखा जाता है क्या भैया, तो आप कहोगे जे, इसके साथ साथ में सी, इसके साथ साथ में एल, इसके साथ साथ में वी, ये लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, तो आप कहोगे एन जे पी जेड को लिखा जा रहा है जे सी एल वी। लेकिन साथ साथ में बोला है उसी प्रकार एक्स, उसके बाद में डी, उसके बाद में एल, उसके बाद में एम, इसको भी कुछ लिखा जा रहा है। सर इसको क्या लिखा जा रहा है मेरे भैया, इसको लिखा जा रहा है टी, उसके साथ में जेड, इसके साथ में एच, और इसके साथ में आई, ये लिखा जा रहा है मेरे दोस्त। क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। तो अब मेरी बात को समझना है, हमें कोडिंग किसकी बतानी है, हमें कोडिंग बतानी है आर यू के वी की, आर यू के वी की बतानी है। तो अगर आप देखें, अगर आप इनको स्थानीय मान से देख लें तो एन हमारा 14 पर होता है, जी 7 पर होता है, सर पी 16 पर होता है, जेड 26 पर होता है। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या चल रहा है, सर नीचे हमें पता चल रहा है कि जे 10 पर आया है, सी 3 पर आया है, एल 12 पर आया, वी 22 पर आया है। तो आप देखिए 14 में से 4 गया तो 10 बचा, 7 में 4 गया 3 बचा, 16 में 4 गया 12 बचा, और 26 में 4 गया तो 22 बचा। यानी क्रम से हर एक में क्रम से क्या हो रहा है सर, 4 का माइनस का पाढ़ा चल रहा है, 4 का माइनस चल रहा है। तो क्या यही लॉजिक यहाँ भी है, जैसे एक्स 24 पर है, T20 पर देखो 24 में 4 जाएगा तो 20 बचेगा, यानी 4 का पाढ़ा यहाँ भी चल रहा है। लास्ट वाला देख लो एम 13 पर और आई 9 पर, तो इसको भी देखो, इसको देखोगे तो भैया फिर से 4 घट रहा है,
मतलब हर बार में 4 घट रहा है, तो पहला और लास्ट हम 4 घटा के देख लेते हैं, उत्तर आ जाएगा। सर आर 18 पर होता है, 4 जाएगा तो 14 बचेगा, और 14 पर आने वाला लेटर एन होगा। एन से विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। आप कहोगे सारे की शुरुआत हो रही है। सर अब लास्ट का चेक कर लेते हैं। भैया लास्ट का कैसे, बी तो हमारा 22 पर होता है मेरे भाई, बी तो 22 पर होता है, और 4 जाएगा तो बचेगा 18। 18 पर आने वाला लेटर आर होगा। शुरुआत किससे होगी, एन से, अंत होगा आर से, तो पहला दूसरा वाला विकल्प जो है ये दोनों के दोनों क्या हैं बाबू भैया, गलत हैं। इसके बाद 21 पर ये होगा तो 4 घटेगा, 17 बचेगा, 17 पर आएगा आप लोगों का क्यू, तो एन के बाद में क्यू आना चाहिए, तो जी वाला गलत हो गया। बचा हुआ, ओहो कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पे क्यू कर लो इसको, ठीक है, इसको आप लोग इसको क्यू कर लो, चूँकि ये मिस टाइप हुआ है, ये मिस टाइप हुआ है, इसको क्यू करो, और एन क्यू जी आर इसका सही उत्तर है, ठीक है। जी कैसे मैं बता देता हूँ कि 11 पर होता है, 4 घटेगा तो बचेगा 7, और 7 पर आता है जी, तो प्रश्न का उत्तर एन क्यू जी आर होगा, ठीक है, एन क्यू जी आर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में आप इसको क्यू बनाओ, ठीक है, मिस टाइप हुआ है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बोर्ड मास का प्रयोग लगाते हैं। इस प्रश्न को बोला है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। अब देखो ऐसे प्रश्न जब भी आए, गणितीय समीकरण के ऐसे प्रश्न जब भी आए, तो आप बाई ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इसके अलावा कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई। इतना और देख लेना कि भाग आसपास सेटिस्फाइड करता हो। ऑप्शन जब भी रखें तो ऐसा रखना कि जो भी भाग का चिन्ह दिया है वो आसपास की संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे देखो देखते हैं, पहले 99, हमें 42 को 36 से बदलना है, तो इस 42 के स्थान पर हम 36 रख देंगे। क्या रख देंगे भैया, इस 42 के स्थान पर 36 रख देंगे, और इस 36 के स्थान पर 42 रख देंगे। अब हमने बदला तो क्या 6 का भाग 42 में जाएगा, तो आप कहोगे 6 सत्ते 42 बिल्कुल जाएगा। तब इसी को रख के देख लेते हैं, क्या है 99 है, 99 के बाद में माइनस का 36 है, सर प्लस का 11 है, ब्रैकेट बंद है, इसके बाद प्लस है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद होकर के 42 है, 42 का डिवाइड में है 6, मल्टीप्लाई में बाहर है 7, ठीक है, माइनस का है आगे 50, ये है, बराबर में क्या आ रहा है 73 आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको, काटोगे तो 7 बार यहाँ से जाएगा, 7 का गुणा 7 में हो जाएगा, ये माइनस का 50 है, और ये प्लस का हो जाएगा आगे। इसको देखिए, तो आप इसको पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद घटा लीजिए। 99 11 110 होता है, सर 110 में से हमारा 36 जाएगा तो आएगा जो भी बचेगा। अब देखो 110 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 यहाँ पे बचेगा, सर 4 यहाँ पे बचेगा, और इसके बाद में हाँ 4 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। अब देखो ये प्लस का है, 7 सते 49 हो गया, ये माइनस का 50 हुआ। अब 50 49 में अगर हल करो तो 74, और ये माइनस का एक एक्स्ट्रा है, तो माइनस का 1 बराबर 73। तो हमने देखा जब हमने विकल्प 1 के अनुसार, किसके अनुसार भैया, विकल्प 1 के अनुसार 42 और 36 को बदला, तो हमारे लेफ्ट हैंड की जो संख्या है वो राइट हैंड की संख्या के 73 के बराबर हमारी आ गई। हमने इसमें बोर्ड मास लगा करके लेफ्ट हैंड की जो संख्या है वो हमने राइट हैंड की संख्या के बराबर ला लिया। कैसे लाया, जब हमने 42 को 36 से बदल दिया। तो कौन से नंबर बदले जाने चाहिए, सर एक तो 42 और एक तो 36, दोनों आपस में बदल देंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और ही शानदार क्वेश्चन है, ये पेपर कटिंग से है। पेपर कटिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर कैसा दिखाई देगा। पहले देखो सादा पेपर था, उसके बाद भैया इसको आधा लौट दिया अंदर की ओर, फिर उस आधे को भी अंदर की ओर लौट दिया। तो अब जब ये खुलेगा मेरे दोस्त, तो सबसे पहले ऊपर की ओर खुलेगा, कहाँ ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर खुलेगा तो ये बनने वाला क्यूब कुछ इस प्रकार से यहीं पे बनेगा। ये बनने वाला जो क्यूब है ये क्यूब हमारा यहीं पे बनेगा। अब जब दोबारा इस तरफ खुलेगा तो इस तरफ खुलने के बाद इसका एक क्यूब नीचे वाला यहाँ पे बन जाएगा, और एक क्यूब ऊपर वाला यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और ये कटे हुए चांद हमारे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे ये हमारे कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे, ठीक है। तो अंदर की ओर चारों के चारों क्यूब होने चाहिए, अंदर की ओर चारों क्यूब नहीं है भैया, दो अलग हैं, गलत कर दो। 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, गलत कर दो। ये तिरछे अंदर बाहर हैं, इसको भी गलत कर दो। बचा हुआ हमारा जो चौथा विकल्प है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एकदम सही है। क्या है, ये बचा हुआ जब हम खोलेंगे तो चौथा विकल्प एकदम सही आंसर आ रहा है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ आज हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बोला है कि निश्चित कोड भाषा में बेक को ये लिखा जाता है, केक को ये लिखा जाता है, तो बी को कैसे लिखेंगे। देखो भैया गौर से समझना है, बी ए उसके बाद में के, एक मिनट, बी ए उसके बाद में के ई, बेक ये रहा। उसके बाद में क्या है सर, केक है। क्या है मेरे भाई,
आप कहोगे CAKE, CAKE केक है। पूछा क्या है बी का कोड, अब देखते हैं। अब देखो भैया कौन बचाएगा इसको हमसे। कोडिंग क्या है, पहले वाले की 2496 है, दूसरे वाले कितनी है सर 43 और 69, कितनी है 43 69। तो किसकी बतानी है सर, बी की बतानी है। तो देखो बी कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कहाँ पे, गौर से देखो मेरे भैया, ये आया है बी। अगर ये बी आया है और आप देखिए तो इसी में कोई एक लेटर होगा जो कॉमन होगा। देखो 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो बी के लिए बचा हुआ लेटर कौन बच जाएगा, 2। सर 2 लेटर की जो कोडिंग है वो बी के लिए आई है, तो हमारा विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। ऊपर के अगर देखा जाए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो EKA ये लेटर आपस में पूरे के पूरे मिल गए हैं, और नीचे की जो संख्याएं हैं 4 9 6 ये भी मिल गई हैं। तो बचा हुआ बी के लिए 2 कोडिंग एकदम सही है, परफेक्ट है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न श्रृंखला से है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए 32 और 61 है, तो ज़्यादा अंतर तो है नहीं, सीधा अंतर देख लीजिए, 29 का अंतर चल रहा है। और आगे देखोगे 90 तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे कितने का है, 60 30 होता है 90, 60 30 90, तो यहाँ भी 29 का है मेरे भाई, यहाँ भी एक कम है। और देखो 9 3 12, तो यहाँ भी मेरे भैया 29 का ही है। अब हर बार में 29 का चल रहा है, तो 29 का हम यहाँ पे ले आएंगे और यूनिट डिजिट 9 दूनी 18 कर लेंगे। जब 119 में मेरे भाई 119 में जब 29 जोड़ोगे तो 9 दूनी 18 यूनिट डिजिट, 3 1 4 यहाँ पे 148। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला जो नंबर होगा वो 148 होगा। इसका एकदम सही जवाब क्या होगा, 148। और जब 148 में आप 29 जोड़ दोगे तो आपका 177 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही है। हम आ जाते हैं 9 नंबर प्रश्न में। 9 नंबर प्रश्न एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि कोडिंग डिकोडिंग से फिर है। LJ, इसके बाद में N और R। प्यारे दोस्तों बोला गया है इसको लिखा जा रहा है I, आगे क्या है G, आगे क्या है L, L के बाद P, ये लिखा जाता है। इसके साथ ही अगर हम मेरे मित्रों देखें यहाँ पर तो F D H और L ये लेटर हैं, और इनकी जो कोडिंग है, इनकी जो कोडिंग है वो है CA F और L, J, F और J ये है। लेकिन अभी तो सवाल ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमसे पूछा किसके बारे में है, HFJN, इनके बारे में पूछा है। अब बताओ, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल। देखो L तो मेरे भैया 12 पर होता है, J 10 पर होता है, N 14 पर होता है, R 18 पर होता है। ठीक है, अगर हम इनको देखें नीचे की ओर तो ये 9 पर होता है सर, ये हमारा कितने पर, 7 पर होता है, और L हमारा कितने पर होता है, 12 पर होता है, P 16 पर होता है। अब आप देखिए क्या देखेंगे, हम देखेंगे सर कि पहली बार में 3 घटा, दूसरी बार में 3 घटा, तीसरी बार में 2 घटा, और चौथी बार में भी 2 घटा। तो कह सकते हैं माइनस का 3, सर फिर से माइनस का 3, आगे मेरे भैया माइनस का 2, 2 बार हो रहा है, -3 -3 -2 -2। अब यहाँ पे देखिए 6 पर होता है, 4 पर होता है मेरे भाई, इसके बाद ये 8 पर होता है, ये 12 पर होता है। नीचे देख लो, नीचे ये 3 पर होगा, ये 1 पर होगा, F कितने पर भैया 6 पर होगा, J कितने पर 10 पर होगा। तो अब यही श्रृंखला, यही कंडीशन सेम यहाँ पे लग रही है। -3 -3 -2 -2 कैसे, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 12 में से 2 जाएगा तो 10। तो देखो पहली बार में हम देख लेते हैं -3 करके, ये होता तो 8 पर है, 3 जाएगा बचेगा 5, और लेटर कौन सा आएगा, ई, लेटर आएगा ई। विकल्प की शुरुआत ई से होगी, और अंत में क्या, -2। ये 14 पर होता है, -2 करेंगे तो आएगा 12, 12 पर आता है लेटर एल। शुरुआत ई से होगी, अंत एल से होगा। अब तो गड़बड़ है दया, इनको भी चेक कर लो, इनको भी चेक कर लो ना, समय कितना लगता है। चलिए देखते हैं। देखो F 6 पर है, J 10 पर है। अब देखो ये -3 हुआ है, फिर से -3 होगा, तो इसमें 3 जाएगा तो बचेगा 3, और लेटर आएगा सी। यहाँ पे 10 है तो -2 होगा, बचेगा 8, लेटर आएगा H, और यहाँ भी -2 होगा तो बचेगा L। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ECHL। ECHL ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम परफेक्ट तरीके से आपका एकदम सही उत्तर है। क्या है मेरे भैया, ऑप्शन नंबर 2 परफेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न वर्गीकरण से है, वर्गीकरण से है और अक्षर समूह वाला है। बोला गया है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो स्थानीय मान से करते हैं। हमने आपको बताया, जैसे हमने कहा D 4 पर होता है, G प्यारे दोस्तों 7 पर होता है, L 12 पर होता है। ठीक उसी प्रकार Q हमारा 17 पर होता है मेरे मित्रों, T जो होगा वो 20 पर होगा, और Y जो होगा वो 25 पर होगा। इसके साथ ही F जो होगा, F आपका 6 पर होगा, I जो होगा वो 9 पर होगा,
एम जो होगा वो 13 पर होगा। ठीक है, इसके बाद एम 13 पर होगा सर, पी हमारा 16 पर होगा और प्यारे दोस्तों आगे देखेंगे यू 21 पर होगा। तो अब देखिए आंसर कैसे आएगा। हमने कहा इनके बीच का अंतर देखिए प्लस का 3 हुआ है, इनके बीच का अंतर देखिए प्लस का 5 हुआ है, इनके बीच का अंतर प्लस का 3 हुआ है, इनके बीच का अंतर सर प्लस का 5 हुआ है, इनके बीच का अंतर तो आप बोलोगे 3 हुआ है, इनके बीच का अंतर ओ हो ये तो 4 ही हुआ है। आगे देखते हैं, आगे ये प्लस का 3 13 3 16, 16 5 21, तो यहाँ पे सही है। क्या है, ये भी सही है। अब बचता क्या है, अब बचता तो भैया एक ही ऑप्शन है और उस ऑप्शन का नाम है 3 ऑप्शन जिसमें दे रखा है FIM। FIM क्यों, क्योंकि भैया हम तो देख रहे थे 3 5 3 5 और 3 5, लेकिन यहाँ पे तो केवल 3 4 हुआ है, इस कारण ऑप्शन नंबर 3 इस समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 पर। अक्षर श्रृंखला का एक अच्छा सा क्वेश्चन, और ये हमने आपको कई बार बताया है। जब भी अक्षर श्रृंखला आपसे पूछी जाए तो सवाल में आपको पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से बनाना है। जैसे पहला लेटर ओ है, यहाँ पे पहला लेटर क्यू है, क्यू के बाद आगे आने वाला पहला लेटर कोई होगा, उसका पहला लेटर का संबंध यू से होगा, यू के पहले लेटर का संबंध डब्ल्यू से है। तो देखिए ओ 15 पर होता है, क्यू प्यारे दोस्तों कितने पर होता है, तो आप बोलोगे जो क्यू होता है वो तो मेरे भैया 17 पर होता है, ये 17 पर होता है। आगे आने वाला हमें पता नहीं, लेकिन यू 21 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है। अगर आप देखें तो अब तो इतने में पता चल जाएगा सर 15 2 होता है 17, 17 में 2 जोड़ दें 19, 19 में 2 जोड़ दें तो 21 और 21 में 2 जोड़ दें तो 23, तो 17 में 2 जोड़ोगे 19, क्या आना चाहिए 19। और आप सभी को मेरे बच्चों पता है, क्या पता है सर, जो 19 होता है उस पर आने वाला लेटर एस होता है, तो विकल्प की जो शुरुआत होगी वो एक्स से होगी। एस से अगर शुरुआत होगी तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल 2 है जिसकी शुरुआत एस से हो रही है। एस से होने वाली शुरुआत केवल और केवल मेरे भैया विकल्प नंबर 2 की हो रही है, तो आप कह सकते हो ये एकदम सही है। ठीक है, आगे चेक ही नहीं करना। अब करना क्या होता है, अब इसमें आगे क्या करना है, अब आपको करना ही है तो आगे करते चले जाओ, सेकंड का सेकंड से, और आगे बनाना है तो थर्ड का थर्ड से बना लेना। ठीक है, इस तरह से बनाते चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, पहले ही लेटर से। आगे प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, 18 अगस्त 2000 को शुक्रवार है। एक और कैलेंडर का क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। ये भी समय लेने वाला क्वेश्चन नहीं है भैया, 18 अगस्त है। क्या है, एक मिनट, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। 18 अगस्त है, सन कौन सी मेरे भाई 2000 है। क्या है 2000। दिन कौन सा दिया है, दिन दिया है शुक्रवार। क्या दे रखा है सर, शुक्रवार दे रखा है। पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है 21 अगस्त के बारे में। क्या पूछा है मेरे भैया, 21 अगस्त सन 2005। क्या है, सन 2005 कौन सा दिन होगा। अभी सेम करके आए हैं, वही करना है यहाँ भी, वही यहाँ भी करना है। तो देखो सन कितने बढ़े, आप कहोगे सर 5 बढ़े। कितने सन, 2000 से 2005 तक जाने के लिए कितने साल का अंतर है, आपको कोई सीधा सीधा 5 का है। देखो 2001 2002 2003 2004 2005, तो 5 साल का है। अब महीना तो अगस्त का ही है तो 0 लिख दे, और यहाँ पे 18 से 21 पर जाना है तो 3 लिख दो। अब देखो इनके बीच में कोई लीप वर्ष आया है, आप कहोगे देखो 2000 तो लीप वर्ष होता है सर, 2000 लीप वर्ष होता है तो क्या इसका एक प्लस ले लें। मैं कहूँगा नहीं। क्यों नहीं मेरे दोस्तों, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये तो अगस्त है और लीप वर्ष में तो फरवरी 29 की होती है ना। तो 2000 के अगस्त के बाद हम पीछे थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो कैलेंडर में आगे जा रहे हैं 2005 तक। तो 2000 के अगस्त के बाद में क्या आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें फरवरी आई नहीं तो हमें लीप वर्ष नहीं लेना। लेकिन 2004 का लीप वर्ष आपको एक लेना पड़ेगा, 2004 वाला। इस प्रकार से आप सभी को जोड़ करके 7 से भाग लगाएंगे, आंसर आप लोगों का रिमाइंडर आएगा 2। कैसे, बस 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 9 में 7 से भाग लगाओगे तो यहाँ पे आपका शेषफल 2 आ जाएगा, और 2 शेषफल शुक्रवार में जोड़ देना है, तो शनिवार के बाद में रविवार आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, शनिवार के बाद में रविवार आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, इस बात को आप सभी दिलो दिमाग में बसा लेना है आप सभी को। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से है, और वो भी कोडिंग ब्लड रिलेशन है। क्या है, ये आपका कोडिंग ब्लड रिलेशन है। आपके पास 2 से 2 मिनट का समय है, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो बात को समझना है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी जो संबंध दे रखा है आगे और पीछे वाले का है, तो आगे वाला जो बंदा है वो पीछे वाले का भाई है। उसी प्रकार a माइनस बी, आगे वाला जो बंदा है पीछे वाले का पिता है। उसी प्रकार a क्रॉस बी, आगे वाला जो बंदा है वो पीछे वाले की पत्नी है। उसी प्रकार a डिवाइड बी, आगे वाला जो बंदा है वो पीछे वाले की माँ है। बस ये बनाना है।
अब देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, हम शुरू करेंगे डिवाइड से, 2 लेटर के बीच में। पी क्यू का मतलब था आगे वाली पीछे वाले की माँ है, तो मैं कह रहा हूँ ये जो पी है ये माँ है। किसकी माँ है सर? क्यू की माँ है, नीचे वाले क्यू की माँ है। क्यू का हमें कोई जेंडर पता नहीं है अभी, इस बात को याद रखना। इसके बाद अब क्या आया है, 2 लेटर के बीच में क्रॉस आया, और क्रॉस का मतलब हमें पता था कि आगे वाली पीछे वाले की पत्नी है। तो ये क्यू जो है ये पत्नी है किसकी? तो आप कहोगे ये क्यू जो पत्नी है ये भैया आर की है, आर की पत्नी है। माइनस का मतलब क्या था सर? माइनस का मतलब था आगे वाला पीछे वाले का पिता है। तो आगे वाला ये जो आर है, ये आर है, ये पीछे वाले एस का क्या हो जाएगा? पिता। पिता के लिए क्या लगाएंगे? पिता के लिए हम लगाएंगे प्लस, तो एस का ये हो जाएगा पिता। अब प्लस का मतलब क्या है? आगे वाला पीछे वाले का भाई है, तो ये एस जो है ये भाई हो जाएगा किसका? सर टी का भाई हो जाएगा, ये टी का भाई हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब टी का कोई जेंडर पता नहीं, हमें टी के जेंडर से कोई मतलब भी नहीं है। अब बोला है पी का टी से क्या रिश्ता है? से किसके साथ लगा है? टी के साथ। गौर से समझना है, से लगा है मेरे भैया किसके साथ? टी के साथ। तो टी क्या कहेगा? टी कहेगा मेरे पिताजी, मम्मी, और मम्मी की मम्मी मतलब माँ की माँ। प्रश्न में का उत्तर जो बनेगा, पी का टी से संबंध जो है वो माँ की माँ के रूप में है। माँ की माँ मेरी मम्मी की मम्मी जी हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों 4 एकदम सही है। देखो टी एस आपस में भाई बहन है या भाई भाई हैं, जो भी हो, टी का हमें जनरल पता नहीं लेकिन एस का पता है। टी एस आपस में क्या है? सिस्टर ब्रदर हैं या ब्रदर ब्रदर हैं। लेकिन जो एस के पिता हैं वही टी के भी पिता हैं। सवाल में आया है कि टी और एस, जो एस है वो टी का भाई है, तो जो एस का पिता होगा वो टी का पिता होगा। अब आर की जो पत्नी है वो टी की माता जी है, और माता जी की माता जी कौन होती हैं? चूंकि आर की जो पत्नी है वो क्यू है, वो माता जी हैं किसकी? टी की। और क्यू की माता जी कौन है? पी है। तो इस प्रकार से आप बोलोगे माँ की माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और दर्पण प्रतिबिंब का बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस प्रश्न को जरा देखिए और अच्छे से समझिए। इसमें कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकती है, लेकिन मैं कन्फ्यूज़न होने नहीं दूंगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होगी मेरे भैया। अब देखो यहाँ पे आपके पास में पी है, एल है और के है। इनके आपको क्या करने हैं? प्रतिबिंब बनाने हैं। हमने कहा दर्पण से नज़दीक होने के कारण इनके जो प्रतिबिंब होंगे वो दर्पण के नज़दीक ही बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे? दर्पण के नज़दीक। तो देखो दर्पण से दूर की ओर इसमें लाइनें आ रही हैं, तो दर्पण से दूर की ओर हम 3 लाइनें लेके आएंगे। ठीक है, कितनी लाइनें हैं मेरे भैया? ये 3 लाइनें हैं। अब इन लाइनों का करना क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इनका करना क्या है। तो ऊपर की ओर पी है, इसको चिपका दो उल्टा। जो ऊपर की ओर पी है इसको उल्टा चिपका दो। उसके बाद ऊपर की ओर एल भी है, इसको भी चिपका दो। 1 मिनट, लाइनों को थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर बनाएंगे। एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे ये वाली, और एक लाइन ये वाली। तो ऊपर हमने कहा पी है तो पी को चिपका दो, नीचे एल है तो एल को चिपका दो, और यहाँ पे के है तो इस के को चिपका दो। तो इस प्रकार से आना चाहिए। अब इस प्रकार से आने का मतलब है ये ऊपर के आ रहा है, ये तो गलत हो गया। यहाँ भी के आ रहा है, ये गलत हो गया। लेकिन अब 1 और 3 2 ऑप्शन बच रहे हैं जिसमें ऊपर पी आ रहा है, और गलत होगा या नहीं होगा। अब मेरी बात को समझना है। कैसे मेरे दोस्त? महीन सी मिस्टेक है इसमें। ये जो पी है, ये जो पी है लाइन के उस तरफ बनी हुई है। देखो लाइन के उस तरफ बनी हुई है। पी का जो कटा हुआ पेट होता है, ये पी का ये पेट है, ये पीछे से जा रही है लाइन इसके। लेकिन अब आप अगर ऑप्शन नंबर 3 में देखें तो इसकी लाइन ऐसी जा रही है, इसकी लाइन ऐसी जा रही है, इस कारण ये गलत होगा। जबकि बनी हुई लाइन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है, याद रखेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न लुप्त अंक से, बहुत ही प्यारा सा सवाल। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। वीडियो को एक बार रोकिए और थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। सवाल तब तक मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए आपको सवाल को कैसे सॉल्व करना है। आप इन 2 संख्याओं को पकड़िए, ऊपर वाली दोनों संख्याओं का क्या करना है? सर बताइए क्या करें ऊपर वाली दोनों संख्याओं का? ऊपर वाली दोनों संख्याओं को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, कुछ तो गड़बड़ है दया। ऊपर की आसपास की सारी संख्याएं जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो आसपास की संख्या जोड़ेंगे 6, 1 मिनट, आसपास की संख्या जोड़ेंगे 6, 5, 11, 4, 15, 15 में -3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो 6, 7, यहाँ पे 5, 6, 11, 11, 7, 18। अब यहाँ पे +3 करेंगे तो 21 होगा। अब यहाँ पे क्या है? 8, 8, 4, 12, 12, 10, 22, 8, 4, 12, 12, 10, 22। ठीक है, 8, 4, 12, 12, 10, 22 हो सकता है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 22, 3, 25 कुछ हो रहा है। नंबर जोड़ने से तो नहीं आ रहा है, नंबर जोड़ने से तो नहीं आ रहा है। आप बताओ इसका लॉजिक लग क्या रहा है?
जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, आपके अनुसार इसका लॉजिक क्या होगा। देखो प्यारे साथियों, ये एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कुछ डिफरेंट वे में देखेंगे और एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले करना क्या है, ये जो आसपास की संख्याएं हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे इनको हम लिखेंगे 5 चौके 20। सर 20 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 × 2। ठीक है, 10 × 2, 5 चौके 20, आसपास की संख्याओं का हमने क्या किया, गुणा किया। उसके बाद जो 20 आया उसको 10 × 2 कर दिया। अब दी गई जो तीसरी संख्या है इसका हमें इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे, इस 2 से। ठीक है प्यारे दोस्तों, कौन वाले 2 से, ये जो 2 आया है वो यहाँ से हमने लिया, इस 20 वाले 2 से इसको हमने लिया है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे, इसका जब हम 6 में गुणा करेंगे तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 12 आपको अंदर दे रखा है। ठीक है, ये 12 आप लोगों को अंदर दे रखा है। इसके बाद अब हम देखते हैं हमने क्या किया, हमने कहा सर आसपास की संख्याओं का हम सबसे पहले गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कहा सर हम इसको लिखेंगे 6 × 30। क्या लिखेंगे सर, हम इसको 6 × 30 लिखेंगे और इस 30 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 × 3। क्या लिख सकते हैं, 10 × 3। ये 3 कहाँ से आया, ये वाला 3। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, जैसे हमने ये 2 यहाँ पे लिया था ठीक उसी प्रकार ये 3 हमने यहाँ पे लिया है। अब करना क्या है, ये जो 7 बचा है, ये जो बाहर की संख्या 7 बची है इसका प्यारे दोस्तों इसी 3 में गुणा कर देंगे। इसी 3 में गुणा करने के बाद ये आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 21 आया है ये अब आपको बीच में मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें बीच के क्वेश्चन मार्क ज्ञात करने हैं। तो यही लॉजिक, सेम यही लॉजिक हम यहाँ पे यूज कर देंगे। यहाँ पे अगर सेम लॉजिक यूज करेंगे तो हम बाहर की संख्याओं का इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 4 × 10 यानी 40 हो जाएगा। सर ये 40 जो होगा इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम 10 × 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 × 4। आप कहोगे सर ये आपने 4 पहले लिख चुके हैं। ये तो भैया हमने संख्याओं वाला लिखा है, लेकिन जब हम 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे लेकर चल रहे थे तो ठीक उसी प्रकार 10 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी लेकर के चलेंगे। अब देखो बची हुई संख्या ये जो 8 है इसको यहाँ पे रखेंगे और ये आने वाले 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 चौके 32 क्या हो जाएगा भैया, 8 चौके 32 हो जाएगा और इस 32 को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम रख देंगे। तो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह का जो सही आंसर आएगा वो प्यारे दोस्तों 32 आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको मैं एक नए डिफरेंट वे में जरूर आपको समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में। इसका थोड़ा सा ये जो ट्रिक है, ये जो करने का तरीका है ये थोड़ा सा लेंदी है। इसको आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। इसी के साथ आ जाते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। और प्रश्न में आपसे पूछा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखनी है, जब भी एक स्क्वायर या वर्ग आपको मिले या रेक्टेंगल मिले, उसके विकर्ण परस्पर आप एक दूसरे को काट रहे हों प्यारे दोस्तों, तो वहाँ पे हम एक ट्रिक लगाते हैं, नंबर दे करके बड़े वाले नंबर का 2 गुना करते हैं। बड़ा वाला नंबर 4 आया है, इसका 2 गुना करेंगे तो मिलने वाले जो त्रिभुजों की संख्या होगी यहाँ पर वो होगी 8। क्या है, जब भी ऐसी आकृति आपको देखे तो ऐसी आकृति में मिलने वाले त्रिभुजों की संख्या सबसे बड़े वाले नंबर का डबल होती है। जैसे हमने कहा ऐसी ही आकृति हमें कुछ यहाँ पे दिख रही है। अगर आप थोड़ी सी नज़र अच्छी रखें, अपनी थोड़ी सी नज़र तेज रखें, तो ये हमें आकृति सेम मिल रही है और यही सेम आकृति हमें दूसरी तरफ भी मिल रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यही सेम आकृति हमें दूसरी तरफ भी मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर देंगे। हमने कहा 1 2 3 और 4, उसी प्रकार 1 2 3 और 4, यानी कि अब सीधा आप कह सकते हो कि 8 सर हमें यहाँ से मिलेंगे, 8 यहाँ से मिलेंगे। तो 8 8 करके हम यहाँ पे 16 प्लस लिख लें क्या, आपको कोई ठीक है सर। अब देखिए इसके बाद अब आपको कुछ त्रिभुज और मिलने वाले हैं। वो त्रिभुज सबसे पहले तो ये एक मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मिलेगा और तीसरा यहाँ से मिलेगा। तो 1 2 3, 3 यहाँ पे मिले तो 1 2 3 यहाँ भी मिल जाएंगे। तो 3 3 6 त्रिभुज हम और प्लस कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, 3 3 6 हमने और प्लस कर लिए। अब क्या करना है सर, इसके बाद कुछ त्रिभुज और देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ से ये एक मिल जाएगा और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये भी एक मिल जाएगा। अब ये 2 त्रिभुज हमारे पास आ चुके हैं। अगर ये 2 त्रिभुज आए हैं तो ये 2 त्रिभुज भी आपके यहीं पर आएंगे। कैसे, पहला त्रिभुज तो हमें यहाँ से मिलेगा, ये वाला, ये जो हम देख रहे हैं, और दूसरा त्रिभुज हमें नीचे की ओर से मिलेगा। तो सर 2 2 4 और प्लस कर सकते हैं हम। ठीक है प्यारे दोस्तों, 4 प्लस हम और कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ त्रिभुज और मिलेंगे। जैसे हमने कहा सर एक त्रिभुज हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला,
और दूसरा जस्ट नीचे मिल जाएगा दोनों को मिलाने से, तो ये वाला भी मिल जाएगा। अब ये भी मिल गया सर, ये भी मिल गया, और ठीक इसी प्रकार से एक हमें यहाँ भी मिल जाएगा, एक मेरे भैया यहाँ भी मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 2 4 प्लस और, क्या कह सकते हैं सर, 2 2 4 प्लस और कह सकते हैं। इसके बाद कुछ ट्रायंगल और बचेंगे। कुछ ट्रायंगल कौन कौन से सर, एक कॉर्नर इसको पकड़ते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे मेरे दोस्त, ऊपर लेकर के नीचे लाएंगे। देखो यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से इसको अगर हम यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो एक ट्रायंगल ये मिल जाएगा, और ठीक इस बीच कॉर्नर से अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल हमें यहाँ भी मिल जाएगा। बोलो मेरे भाई, एक ट्रायंगल हमें यहाँ भी मिल जाएगा। तो हम अब 2 प्लस और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 2 प्लस इसी में और लिख सकते हैं, आगे की ओर लिख देते हैं। अब दिए गए जितने भी नंबर हैं यहाँ पे इन सभी को जोड़ लीजिए। हमने कहा 4 4 8 8 2 10, 10 और 16 26, 26 6 32। तो प्यारे दोस्तों इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो आप लोगों के पास 32 आ चुकी है। एक बार फिर से गिन लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई गिनने में। सर कैसे सर, 4 4 के बाद 8 8 2 10, 16 10 26, 26 6 32। तो प्यारे दोस्तों ऐसी आकृति में मिलने वाली जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 32 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट मिलता रहे। और इसके साथ साथ आप सेशन को एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा। नमस्कार, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।